हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, है ना। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो हम 3 स्थितियों में निकालेंगे। जैसे हमने कहा ये हमारा द्विध्रुव है, तो इसकी अक्षीय स्थिति में कहीं पर हम निकालेंगे, है ना, अक्षीय स्थिति। दूसरा जो विभव हम कहाँ पर निकालेंगे, उसकी निरक्षीय स्थिति में। और तीसरा जो विभव हम कहाँ निकालेंगे, एक सामान्य स्थिति में, है ना। मतलब ये वाला जो सूत्र निकलेगा हमको वह हर स्थिति पे लग जाएगा। ठीक है, तो 3 स्थितियों में हमको यहाँ विभव की गणना करनी है हम लोग, है ना। तो यहाँ नोट की एक बात और ध्यान दीजिए हम लोग, ठीक है, कि विद्युत विभव, ठीक है, ये तो हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन देखना यहाँ पर विद्युत विभव की गणना हम कैसे करते हैं। हमने उसका सूत्र क्या पढ़ा कि, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ धन आवेश है ना, हमने कहा यहाँ कोई धन आवेश है और विद्युत विभव हमको किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक परीक्षण आवेश को अनंत से वहां तक लाते हैं, और ये परीक्षण आवेश हमारा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो परीक्षण आवेश को वहां से वहां तक लाने में, ठीक है, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा। और परीक्षण आवेश के मान को हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो वो हमें उस बिंदु पर विभव का मान बता देता है ना। तो ध्यान देना जो यहाँ जैसे धनात्मक आवेश है, ठीक है, यहाँ धन आवेश है इधर, और हम परीक्षण आवेश भी धन आवेश है। तो अगर हम यहाँ पर इसे ला रहे हो, है ना, परीक्षण आवेश को पास में ला रहे हो, तो ये उस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, है ना, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य करना पड़ता है। किस पर कार्य करना पड़ता है, आवेश पर। ठीक है, आवेश पर कार्य होता है। तो आवेश पर कार्य होता है, कार्य किया जाता है, तो ऐसे कार्य को जो हम कैसा कार्य बोलते हैं, धनात्मक कार्य, है ना। मतलब इस स्थिति में जो कार्य मिलेगा वो धनात्मक कार्य कहलाएगा। और जब कार्य धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, है ना। मतलब समझना, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव हम किस आधार पे बोलते हैं, और ठीक है, उसी को हम समझ रहे हैं। तो अगर हम किसी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं और वहां प्रतिकर्षण बल लग रहा हो, और प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हमें कार्य करना पड़ेगा आवेश पर। तो अगर कार्य करना पड़ता है तो कार्य धनात्मक कार्य होता है, और धनात्मक कार्य होता है तो विभव भी कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर यहाँ ऋण आवेश होता, है ना, यहाँ ऋण आवेश होता, ठीक है, तो हम परीक्षण आवेश को लाते, है ना। तो परीक्षण आवेश को लाने पर हमें कार्य नहीं करना पड़ता, यहाँ कौन सा बल लग जाता, जो यहाँ पर आकर्षण बल लग जाता, है ना। क्योंकि जो मुख्य हमारा जो आवेश है, स्रोत आवेश, वो परीक्षण आवेश को स्वयं खींच लेता, है ना, स्वयं खींच लेता। मतलब यहाँ पर हमें आकर्षण बल के द्वारा कार्य होता है ना, कार्य प्राप्त होता है, हमें कार्य करना नहीं पड़ता, हमें कार्य प्राप्त हो जाता है ना, प्राप्त होता है। मतलब आवेश पर कार्य स्वयं प्राप्त हो जाएगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, आवेश खुद खींचा जाएगा उसकी तरफ। मतलब ऐसा बोल दो कि आवेश स्वयं कार्य कर देता है ना। आवेश क्या करता है, स्वयं कार्य करता है। ओके, तो स्वयं कार्य करेगा, वस्तु पर कार्य, वस्तु स्वयं कार्य करेगी, तो वहां पर ऐसे कार्य को हम कैसा कार्य बोल देते हैं, ऋणात्मक कार्य। मतलब ये कार्य ऋणात्मक कार्य, आकर्षण बल द्वारा कार्य है तो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ विभव भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। मतलब इतना निष्कर्ष। ये एक बात जो यहाँ पर, जैसे अभी हम, है ना, धन आवेश के विभव को धन कहेंगे, ऋण आवेश के विभव को ऋण विभव कहेंगे, तो वो धन और ऋण विभव क्यों कहते हैं, उसका कारण हमने पहले समझ लिया। मतलब अब मोटे तौर पे इतना ध्यान रखो कि धन आवेश रहेगा तो उसका विभव भी धन रहेगा, है ना। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसका विभव भी ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखना, है ना। अभी हम इसका उपयोग, जैसे एक को हम धन विभव, एक को ऋण विभव कहेंगे, तो इसलिए हमने उसको समझ लिया यहाँ पर, धन और ऋण होने का कारण। ठीक है, चलिए, तो अब हमको यहाँ पर द्विध्रुव के कारण जो क्या निकालना था, विद्युत विभव निकालना था, है ना। तो पहला स्थिति हम देख रहे हैं द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, या उसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी हम कहते हैं, में विद्युत विभव की गणना हमको करना है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, जिसके आवेश, ठीक है, आवेश -q और +q है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी
कितनी है, 2a है ना, 2a दूरी पर ये एक दूसरे से स्थित है। और हमें क्या करना है, कहाँ रखा हुआ माना हमने, पैरावृत्त माध्यम में, ठीक है, किसी पैरावृत्त माध्यम में रखा हुआ माना है जिसका पैरावृत्तांक k है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, है ना, ये मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर, ये जैसे बिंदु P कहाँ पर है, उसकी अक्षीय स्थिति में, है ना, बिंदु P कहाँ पर है, अक्षीय स्थिति में। तो मध्य बिंदु O से, अब बिंदु P की दूरी हम कहाँ से बता रहे हैं, मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है ना, ये हमने माना है। तो फिर से क्या माना हमने कि माना कोई दो बिंदु ए बी है जिसके आवेश -q + q, इनके बीच की दूरी 2a है, एक समान किसी पैरावृत्त माध्यम में स्थित है जिसका पैरावृत्तांक k है, ठीक, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है ना। तो ये हमने माना है, इसको हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि व्यंजक में कथन, तो ये कथन तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है ना, वही बात लिखी है, ठीक है। अगर निरक्षीय स्थिति आएगा तो यहाँ निरक्षीय स्थिति लिख देंगे, बाकी सारी शब्द एज इट इज रहेंगे ना। चलिए, तो ये हमने जो माना था जो उसको हमने यहाँ लिख दिया है, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम उसकी विधि देखते हैं ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, अब देखना यहाँ पर, तो इसकी विधि तो क्या रहेगी, हमारे पास विद्युत विभव का सूत्र है ना, हमारे पास विद्युत विभव की गणना हम कर सकते हैं, हमने बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे आवेश Q स्थित है, r दूरी पर विभव का सूत्र की गणना की है ना, V = 1/4πε0 Q/r, है ना, ये विभव का सूत्र है, हमने निकाला है। तो हमारे पास केवल एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है, तो अब हम यहाँ क्या विधि अपनाएंगे, देखना, पहले हम विधि समझ लो, फिर हम करके देखते हैं उसको। धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे, मतलब बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो बिंदु P पर धन Q आवेश भी अपना विभव बनाएगा और -Q आवेश भी अपना विभव बनाएगा। तो पहले हम यहाँ ये वाले सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के द्वारा धन Q आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, है ना। तो धन Q आवेश का विभव कितना आ जाएगा, जैसे मान लो रफली इसको V1 से दिखा दिया हमने ना, सूत्र लग जाएगा 1/4πε0 Q, और r यहाँ दूरी से मतलब क्या, जिस आवेश से विभव निकाला गया है उसकी दूरी, बिंदु की दूरी, है ना, आवेश और विभव बिंदु P के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी, dp हो जाएगी, है ना। फिर इसी तरह -Q आवेश का विभव निकालेंगे, -Q आवेश का विभव V2 से दर्शा दिया, सूत्र यही रहेगा, बिंदु आवेश है वो भी, है ना, Q, और बिंदु आवेश से उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से AP, है ना, और इसका विभव कैसा होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ऋण विभव, ऋण आवेश है ये, तो ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है ना। तो हम ऐसे करेंगे। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, कुल विभव निकालना है, तो कुल विभव अदिश राशि है, बीजीय योग कर देंगे, बीजीय योग मतलब चिन्हों के साथ जोड़ देंगे, तो V1 + V2, फिर इसके बाद आगे सूत्र मान रख के सब करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, विधि दिमाग में डालो कि हमको पहले धन Q आवेश का विभव निकालना है, फिर -Q आवेश का विभव निकालना है, ये वाले सूत्र से, है ना, फिर दोनों को जोड़ देना है, फिर चिन्हों के आधार पर सॉल्व करते हुए जाना है। लेकिन अब यहाँ देखो कि अगर हम, ठीक है, विभव निकालना चाह रहे हैं धन आवेश का, तो उसके लिए हमको पहले धन आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए, है ना, Bp का मान मालूम होना चाहिए। इसी तरह -Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो ये AP का मान मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को, इसको व्यंजक को स्टार्ट करने से पहले इसका मान ही निकाल लेंगे, AP और Bp का, जहाँ AP और Bp क्या है, धन आवेश और ऋण आवेश से बिंदु P की दूरी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ Bp का मान देख लो, ये वाला मान हमको निकालना है, तो ये मान कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है, जैसे हमारे पास ये मान कितना दिया है, मध्य बिंदु, है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी, यह कुल r दिया है ना, r दूरी पे माना हमने उसको, ठीक है। अब मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है ना, कुल दूरी 2a है, तो ये द्विध्रुव की कुल दूरी की लंबाई कितनी है, 2a है, तो मध्य बिंदु से ये दूरी कितनी होगी, उसकी आधी, मतलब a होगी। तो अब हमें देखो क्या मान निकालना है, ये Bp का मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना है, r और ये a है, तो इस r में से a को माइनस कर दोगे, r में से a को माइनस कर दोगे, तो ये जो बचेगा वो किसकी दूरी होगी, Bp की। तो Bp यहाँ कितना हो गया, ये r - a हो गया, है ना, ये Bp का मान आ गया हमारे पास, ठीक है, इसमें भी दर्शा दिया हमने। अब देखो इसी तरह से, है ना, किसका मान निकालना हमको, ये मध्य बिंदु से, ये नीचे ये मध्य बिंदु से P तक की दूरी को हमने r मानना है ना, और ये मध्य बिंदु और ये आवेश, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, a होगी, है ना, क्योंकि कुल दूरी a है, तो मध्य बिंदु 2a है,
यहाँ से मध्य बिंदु से ए हो गई, तो बिंदु ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए। तो ये हमारे पास आ गया तो, है ना, इसका मान ए पी का, ये हो गया आर प्लस ए। ठीक है, मतलब यहीं पर, इसके लिए कोई सूत्र अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा है चित्र से। ठीक है, तब है ना क्या निकालेंगे हम, तब बिंदु पी की आवेशों से दूरी, ठीक है, बिंदु पी की आवेशों से दूरी कितनी हो जाएगी, तो ए पी का मान आ गया आपके हमारे पास आर प्लस ए, एंड बी पी का मान आ गया जो बी पी, है ना, आर माइनस ए, ये आ गया। फिर इसी तरह से अब ये विधि धन के आवेश के कारण विभव, माइनस के आवेश के कारण विभव, और उसको आगे सॉल्व करते चलेंगे, है ना, तब तथा, है ना, प्लस ये क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक है, धन के आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, सूत्र इसको v1 से दर्शा रखते हैं, सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला विद्युत माध्यम का मान है इसलिए k, है ना, और ठीक है क्या होगा q अपॉन bp, है ना, ये bp यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। ओके, फिर bp का मान रखो एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q bp का मान क्या है r माइनस ए। ठीक है, इसे दे दिया समीकरण 1। ठीक है, फिर इसी तरह से, है ना, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक है, बिंदु पी पर विभव V2, है ना, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q AP। ठीक है, ये वाला माइनस क्यू से दूरी कितनी है AP, है ना। अब देख लो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी हमने क्या कहा, माइनस क्यू आवेश का विभव है, माइनस आवेश का विभव है तो ऋणात्मक रहेगा, तो ये माइनस चिन्ह लगा देंगे, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, है ना, q अपॉन AP। ठीक है, ये माइनस में रहेगा। ओके, अब AP का मान रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये V2 कितना आ गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। ठीक है, और किसका मान रखना है हमको, AP का, तो AP है R प्लस ए। ठीक है, ये हमने, है ना, किसका मान रखा, V2। ओके, अब ये V2 आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, बिंदु P पर दो विभव काम कर रहे हैं, V1 और V2, तो परिणामी उनके सदिश योग, अदिश योग के बराबर होगा बीजगणितीय योग के, है ना, इसलिए ठीक है, या ऐसा लिखते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, है ना, ये परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V से दर्शा दिया, दोनों का बीजगणितीय योग V1 प्लस V2। ठीक है, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r माइनस ए, है ना, ये किसका मान है, V1 का। ठीक है, और इसी तरह से जो, है ना, माइनस V2 का मान, V2 देखो, V2 किस में है, माइनस में है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मान कितना होगा हमारे पास, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r माइनस r प्लस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास उसका व्यंजक, है ना। अब चिन्हों के आधार पर सॉल्व करते चले, कितना है हमारे पास, v बराबर कॉमन दिख रहा है पहले तो, है ना, क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कॉमन है, यहाँ q भी कॉमन है ना, q भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। ठीक है, ये आ गया। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से, है ना, सॉल्व करते चले चिन्हों के आधार पे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, है ना, चिन्हों के आधार पे करते चले r प्लस ए। ठीक है, फिर इधर का होगा, तो यहाँ देखो जो चिन्ह r माइनस ए आएगा, लेकिन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगी, तो r धनात्मक में तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ये जो a है वो धनात्मक हो जाएगा, ना, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक, तो कितना होगा फिर यहाँ पर, है ना, चिन्ह बदल दिए, तो ध्यान रखना तिर्यक गुणा किया r। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस में है, यहाँ माइनस हो जाएगा, a माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, r माइनस ए। ठीक है, और r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है,
r प्लस ए, इनका गुना होगा। ठीक, अब देखो बेटे यहाँ से v बराबर, ठीक है, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, है ना। इधर क्या बचेगा हमारे पास, r और ये r कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो गया, है ना, एक प्लस और माइनस, इधर क्या बचा 2a और अपॉन में a माइनस, यहाँ सूत्र लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी वाला जो, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें कि q इंटू 2a, क्योंकि हमने पढ़ा है जो, है ना, q ये p बराबर q इंटू 2a, ये क्या होता है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो v बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, है ना, और ये q इंटू 2a, की जगह हम लिख देंगे p और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये है ना, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा द्विध्रुव है, ठीक है, बहुत छोटा हो और बिंदु P उससे अत्यंत दूरी पर हो तब, है ना, यदि द्विध्रुव, ठीक है, अत्यंत छोटा हो तथा बिंदु P द्विध्रुव से अत्यधिक दूरी पर हो, ठीक है, तब, ठीक है ना, तब यहाँ पर जो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना r, मतलब हमने द्विध्रुव को छोटे से छोटा माना है, तो द्विध्रुव को छोटे से छोटा माना है तो a का मान बहुत छोटा हो जाएगा, a बहुत ये छोटा हो जाएगा, और बिंदु P को हमने बहुत दूरी पर माना है तो r का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, r बड़ा होगा a से तथा a जो है ये कैसा होगा, लगभग नगण्य होगा, है ना, ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो इस स्थिति में v का सूत्र क्या बनेगा, विभव का सूत्र क्या बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p, और बटे में देखो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से जो ये जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो a नगण्य हो जाएगा, a नगण्य हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर, ये हमारा उसका व्यंजक हुआ, है ना। अब हम इसको एसआई और सीजीएस पद्धति में अलग अलग बताते, ठीक है, तो यहाँ पर एसआई पद्धति में, मतलब मुख्य सूत्र तो हमारा ये आ चुका है, एसआई पद्धति में बस मात्रक लिख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, p r स्क्वायर और मात्रक है इसका वोल्ट, है ना, ये एसआई पद्धति में। अब एसआई पद्धति में अगर हमने क्या लिखा माना है यहाँ पर, ठीक है, यदि वायु या निर्वात में, ठीक है, अगर, ठीक है, वायु या निर्वात, तो k का मान होगा 1, ठीक है, k हो जाएगा 1, फिर विभव हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर वोल्ट, है ना। तो वायु या निर्वात की परावर्तनांक 1 होता है, ठीक है। अब सीजीएस पद्धति में क्या होगा इसका सूत्र, ठीक है, मतलब अलग अलग पद्धतियों में हम सूत्र भी देख रहे हैं, तो सीजीएस पद्धति, है ना, सीजीएस पद्धति में जो हमारा नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो विभव का मान कितना होगा, फिर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1 बटे में k p r स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में इसका मतलब स्थिर वोल्ट, ओके, स्थिर वोल्ट, ये आ गया हमारे पास सीजीएस पद्धति में, ठीक है। फिर वायु या निर्वात में, है ना, तो वायु या निर्वात में k का मान हो गया 1, ठीक है, तो समीकरण क्या बन गया, v बराबर p r स्क्वायर स्थिर वोल्ट, ओके, ये आ गया हमारे पास विद्युत विभव का सूत्र, है ना, एसआई और सीजीएस पद्धति में भी हमने निकाल के देखे, है ना। तो ये रहा जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो उसका समीकरण जो हम यहीं तक लिख सकते हैं, है ना। अगर एसआई और सीजीएस पद्धति में अलग क्वेश्चन में वो पूछता नहीं है कि एसआई में और सीजीएस में लिख के बताइए अलग से, ठीक है, बस व्यंजक निकालने के लिए पूछता है, तो हम यहाँ तक उसको खत्म कर सकते हैं, और यहीं पर आप उसका क्या लिखोगे, एसआई मात्रक, है ना, फिर तब इतना एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिखते हैं, ओके। चलिए बच्चों ना, अब हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना देखते हैं, ठीक है, उसकी सेकेंड स्थिति है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या
अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव, है ना। तो हमने क्या माना है यहाँ पर कि माना कोई द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश -q + q परस्पर 2a दूरी पर स्थित है और ये द्विध्रुव पराविद्युत माध्यम में स्थित है जिसका प्रेरकता k है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत विभव की गणना करनी है ना। चलिए, तो ये हमने माना है और इसी को जो हमने कथन में यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर कथन नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन देखते हैं ना। तो वही बात लिखिए तो यहाँ पर जो हमने समझा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ना, अब हम उसका डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखना जो कि अगर इसमें भी हम ऐसी ही विधि अपनाएंगे, पहले हम धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर -q आवेश के कारण विभव निकालेंगे ना। तो अगर हम धन q आवेश और -q आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमको धन आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी और -q आवेश और P के बीच की दूरी का मान चाहिए होगा। मतलब हमें यहाँ किसका मान ज्ञात करना होगा, पहले AP और BP का, है ना। अब AP और BP का मान हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखो तो यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास जो है ना चित्र हमने जो संरचना की है उसके आधार पे, ठीक है, जैसे यहाँ मान लिया कि एक थीटा कोण बन रहा है ना। तो हमारे पास ये थीटा कोण हो गया, ये अभिलंब हो, यहाँ लंब हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हमारे पास है दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन गए हमको, है ना, प्राप्त हो गए हैं POB, है ना। तो ये जो द्विध्रुव है इसकी पूरे की लंबाई कितनी है, 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा ये, है ना, मध्य बिंदु से दूरी कितनी होगी, a होगी, है ना। ये a होगी, ये भी a होगी। तो इस तरह से अब हमको यहाँ पर देखना समकोण त्रिभुज के आधार पर अगर हम देखें तो हमको लंब का मान पता है r है, ठीक है, और आधार का मान पता है a है, और हमें BP का मान निकालना है, मतलब ये कर्ण का मान निकालना है ना। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग r², है ना, फिर आधार का वर्ग प्लस a², और ये कर्ण का वर्ग घटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, वर्गमूल में। तो यहाँ हमारे पास ये भी उतना ही रहेगा, है ना, सेम इतना ही, सेम दूरी रहेगी r² प्लस a², ठीक है। तो इसे अलग से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है इतना तो, ठीक है। तब हम यहाँ लिखेंगे जो तब बिंदु P की, ठीक है, हमने क्या निकाला यहाँ पे, बिंदु P की आवेशों से दूरी, ठीक है, बिंदु P की आवेशों से दूरी, ठीक है, और कितनी हो जाएगी फिर ये AP, है ना, और BP दोनों के मान समान रहेंगे। तो मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है r² प्लस a² अंडर रूट में, ओके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देख लो यहाँ पर, फिर हम वही विधि अपनाएंगे, अतः, है ना, धन q आवेश के कारण, धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है ना। धन q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, उसको हम V1 से दर्शा रहे हैं और सूत्र होगा 1/4πε0, है ना, और पहला विद्युत माध्यम में रखा है तो a, और ठीक है q इंटू में दूरी, ठीक है, दूरी कितनी है यहाँ से धन q आवेश से BP, ठीक है। तो यहाँ BP का मान आप रख दोगे तो V1 का मान हो जाएगा, तो हमारे पास V1 हो जाएगा 1/4πε0 k, q और BP का मान है √r² प्लस a², इसको दिया समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार, है ना, तथा -q आवेश के कारण, ठीक है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को V2 से दर्शा दिया, सूत्र वैसे ही रहेगा उसका 1/4πε0 k q अपॉन AP, है ना, -q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो AP। अब एक चीज और, जो ऋणात्मक आवेश का विभव है तो विभव भी ऋणात्मक होगा, है ना, तो ये किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ हम मान रख देंगे तो किसका, AP का, तो ये होगा 1/4πε0 k q AP कितना है, सेम मान है r² प्लस a², ठीक है, इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब परिणामी निकालना है ना, तो यहाँ दो विभव काम कर रहे हैं V1 और V2, तो परिणामी दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। तब बिंदु P पर, ठीक है, परिणामी विभव, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो दोनों का बीजीय योग कर देंगे हम, चिन्हों के साथ जोड़ देंगे, तो V1 प्लस V2, ठीक है। V1 कितना है 1/4πε0 k, है ना, V कितना है 1/4πε0 k q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस
ए स्क्वायर, है ना। और V2 का मान क्या है माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 1/4πε0 k Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये आ गया हमारे पास जो मान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दोनों समान राशि है, दोनों के कारण विभव वहां पर समान होगा, ठीक है। दोनों का विभव समान होगा और विपरीत है ना, धनात्मक और ऋणात्मक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा विभव। यहाँ v बराबर कितना हो गया 0 हो गया, है ना। मतलब निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है 0 होता है ना। इसे याद भी रखें तो, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण भी है ना। तो यहाँ पर अब गणितीय रूप से तो क्या हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ विभव 0 होगा, लेकिन विभव 0 होने का कारण क्या रहेगा, है ना, उसका भौतिक कारण क्या रहेगा वो समझे, ठीक है। तो विभव जो हम किसको बोलते हैं, है ना, विभव किसके द्वारा कैसे निकाला जाता है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है ना। तो विद्युत क्षेत्र में हमको बिंदु ए पर विभव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश को अनंत से वहां तक लाते हैं, और जो कार्य करना पड़ता है परीक्षण आवेश को लाने में, वही कार्य हमारा विभव है ना। एकांक आवेश को लाने में जो कार्य है, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य है, वही हमारा विभव कहलाता है, ठीक है। मतलब विभव किसके कारण है, कार्य के कारण, मतलब किसकी माप है, कार्य की माप है, ठीक है। विभव किसकी माप है, कार्य की माप है, जो है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य की माप। अब नेक्स्ट देखें जो कि यहाँ पर, ठीक है, देखना कि हम उसका रीजन समझना चाह रहे हैं कि विभव 0 क्यों हुआ, भौतिक कारण क्या है उसका। तो अगर मान लो जो हमको निरक्षीय स्थिति में यहाँ, है ना, ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, है ना, अनंत से एक परीक्षण आवेश को लाएंगे, कहाँ तक, बिंदु P तक, अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाएंगे। तो हमें यहाँ, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य हमारा किया जाता है तो इसका अर्थ है कि वहां विभव होगा, और अगर कार्य नहीं होता है तो विभव भी 0 होगा। तो देखना यहाँ पे कि अगर हम परीक्षण आवेश हमारा कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, तो अगर हम ये धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो हमें इस धन के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, मतलब इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर से भी तो यहाँ पर ये वाले में देखिए, इधर ये तो आकर्षण कर, ये नेगेटिव है ना, तो इससे हमको कार्य प्राप्त होगा, कार्य प्राप्त होगा, करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोनों के कार्य के मान कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है, समान होंगे ना, क्योंकि हम दोनों को बिल्कुल समान दूरी पर ला रहे हैं, ये दूरी बिल्कुल समान है, ठीक है। तो समान दूरी पर ला रहे हैं, कार्य भी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं वो भी समान है, दोनों के आवेश के मान भी समान है, दूरी भी समान है। तो यहाँ तक हम जो लाने आवेश को ले आ रहे हैं, तो आवेश को वहां तक ले आने में कार्य जितना करना पड़ेगा उतना ही कार्य प्राप्त भी हो जाएगा, मतलब दोनों कार्यों का मान जो समान रहेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि हमको धनात्मक आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ऋणात्मक आवेश के कारण हमको उतना कार्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब, ठीक है, हमें यहाँ कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ता है, जितने कार्य की आवश्यकता है उतना कार्य किसके द्वारा कर दिया जाता है, माइनस की आवेश के कारण। तो यहाँ पर परिणामी कार्य कितना हो जाएगा, 0 होगा, मतलब जितना कार्य करना पड़ रहा था उतना ही कार्य वापस प्राप्त हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्यों धनात्मक आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक, तो किया गया कार्य और जो प्राप्त हुआ कार्य दोनों बराबर है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ विभव भी 0 होगा। मतलब क्या है कि हम परीक्षण आवेश को, ठीक है, परीक्षण आवेश को द्विध्रुव के किस पे चलाते हैं, है ना, ये परीक्षण आवेश को हम द्विध्रुव की निरक्ष पर चलाएंगे, है ना। तो हमें उसको यहाँ ऐसे चलाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक, मतलब किया गया कार्य प्राप्त कार्य बराबर हो जाएगा। एक ये तरीके से हमने समझा कि विभव 0 क्यों हुआ है। अब दूसरे तरीके से कार्य 0 होने का कारण समझे, है ना। तो एक तरीके से कार्य 0 हुआ है, ये हमने ऐसे समझा। अब दूसरा तरीका देखो, हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है ना, हमने निरक्षीय स्थिति में, हमने 3 स्थितियों में विभव विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं हम, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है द्विध्रुव का, ये सूत्र हमने निकाला है 1/4πε0, ठीक है, P/3, है ना। ये इतना विभव होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अभी हमको मान से मतलब नहीं है, उसकी दिशा से मतलब है। और दिशा क्या होती है,
निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है ना, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है ना। धन आवेश से ऋण आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ बिंदु P पर, जैसे निरक्ष पर कोई बिंदु P है ना, ये धन हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। अब यहाँ देखो, हम यहाँ आवेश को ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में बल भी लगेगा, ठीक है, तो बल की दिशा इधर हो गई और विस्थापन इस दिशा में हो गया, आवेश का विस्थापन इस दिशा में हुआ। तो क्या समझे हम यहाँ पर, बल और विस्थापन लंबवत है, तो बल और विस्थापन लंबवत है मतलब उनके बीच का कोण 90 है। तो कार्य का जो सूत्र है जो Fs cos थीटा है ना, इससे cos 90 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो ये इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, मतलब हमें द्विध्रुव के निरक्ष पर आवेश को चलाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजन समझ में आया हमको यहाँ पर कि अगर हम आवेश को कैसे चला रहे हैं, ठीक है, निरक्ष पर चला रहे हैं, तो वहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के विस्थापन के लंबवत है ना, तो यहाँ पर इसलिए कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, शून्य होगा। मतलब इसे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर जो हमारे काम की है हम इसको हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम आवेश को, ध्यान देना, आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत चला रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित करने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, है ना, ये नोट में डाल देंगे तो हम, ठीक है, आवेश को, किसी आवेश को, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या कहा हमने कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम आवेश को विस्थापित कर रहे हैं तो कार्य शून्य होगा, या उसका विपरीत अगर हम कहें तो, ठीक है, कि यदि आवेश को विद्युत क्षेत्र में, सब ध्यान देना, आवेश को विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में अगर कार्य शून्य होता है, फिर से उसके उल्ट रिवर्स बात कर रहे हैं, आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित करने में अगर कार्य शून्य है, तो इसका मतलब वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, लंबवत होगा, है ना। दूसरे शब्दों में भी इसे लिख देते हो, आवेश को, ठीक है, पॉइंट, मतलब उसी को हमने दूसरे शब्दों में लिखा है। अगर हम ऐसा कहें कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो कार्य शून्य, या हमने कहा कि अगर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य है तो वहां विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, है ना। तो ये 2 पॉइंट तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव हमारे बन जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपके हमारे पास द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, है ना, और उसका व्यंजक, और इसको याद भी रखिएगा। चलिए, ठीक है, इसका नोट। चलिए ना, अब हम उसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं, जो है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है। सामान्य स्थिति से मतलब वो हर केस में अप्लाई हो जाएगा, तो इसी, है ना, इससे जो हमको सूत्र मिलेगा उसको हम अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति, कोई भी स्थिति में लगा सकते हैं। ओके, चलिए, है ना, तो अब हम उसको समझते हैं। यहाँ पर, है ना, सेम कंडीशन हमने ली है कि माना कोई द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इधर ऐसे बना के दिखा देता हूँ। माना कोई द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2 है, और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर और थीटा कोण बनाते हुए, आर दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, मतलब ये हमने माना है, ठीक है। और यहाँ देखें, अब यहाँ हमने तो बिंदु P से किसकी दूरी भी दर्शा दी, माइनस क्यू आवेश की दूरी, इसको आर ए से दर्शा दिया, और प्लस क्यू की दूरी आर बी से दर्शा दिया, है ना। ये हमारा कंडीशन हमने लेके चली है ना। फिर से यहाँ देख लें कि माना कोई द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है, तो जिसके मध्य बिंदु O से, है ना, इसको पहला विद्युत माध्यम में रखा हुआ हमने माना है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से आर दूरी और थीटा कोण पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, जहां बिंदु P की माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से दूरियां हमेशा आर ए और आर बी है। ये हमने कंडीशन ली है, जिसको हम कथन में लिखेंगे, और मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए तो यहाँ पर लिख भी दिया है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशन समझते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। तो सेम तो यहाँ पर भी हम ऐसी ही विधि अपनाएंगे। पहले हम धन क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे बिंदु P पर, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण और परिणामी निकालेंगे ना, सेम विधि रहेगी, ठीक है। तब क्या रहेगा, धन क्यू आवेश के कारण, धन क्यू आवेश के
कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको V1 से दर्शा दिया हमने। सूत्र है 1/4πε0 के Q अपॉन, है ना, यहाँ से दूरी कितनी है उसकी, BP, ओके, BP है ना। यहाँ डायरेक्ट मान रखना चाहते हैं तो RB डायरेक्ट रख सकते हो। तो V1 है हमारे पास 1/4πε0 के Q, BP को हमने माना है RB, इसको हमने दिया समीकरण 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो है ना माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। इसका मान चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा V2 1/4πε0 के और Q अपॉन में AP, है ना। माइनस Q आवेश से ले रहे हैं तो दूरी होगी AP, और माइनस Q आवेश का विभव है तो इसलिए माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ हम AP का मान रख देंगे, तो 1/4πε0 के Q अपॉन RA, है ना, ये हमारे पास V2 का मान आ गया, ठीक है। अब परिणामी निकालना है तो क्या हो जाएगा, तब बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ V कितना आएगा, मान रख रहे हैं हम 1/4πε0 के Q अपॉन RB, है ना, ये यहाँ से V1 का मान, ठीक है। फिर माइनस में, है ना, V2 का मान माइनस है, माइनस हो जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है, Q अपॉन RA, ठीक है। मान रख दिए जो हमने। अब जो कॉमन दिख रहा है हमको कॉमन ले लें यहाँ से। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, Q कॉमन है दोनों पदों में, 4πε0 के कॉमन है, यहाँ बचेगा 1/RB माइनस 1/RA, ठीक है। फिर यहाँ से V बराबर, है ना, Q 4πε0 के, ठीक है, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे RA, है ना, RA माइनस RB बटे में RA डॉट RB, ये हमारा इसको दिया समीकरण नंबर 3, है ना। तो हमारे पास ये आया जो परिणामी विभव। अब परिणामी विभव के लिए हमें किसके मान निकालने होंगे, ठीक है। परिणामी विभव के लिए जो हमको मान निकालना पड़ेगा यहाँ से RA माइनस RB का और RA डॉट RB का, ठीक है। फिर वो मान निकाल कर हम यहाँ रख देंगे, हमारे पास परिणामी विभव आ जाएगा, ठीक है। मतलब किसके मान निकालना है, RA माइनस RB, RA डॉट RB का, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखें जो हम जो द्विध्रुव है उसको कैसा मान के चलते हैं कि द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा हो और बिंदु P उससे बहुत अधिक दूरी पर हो, ठीक है, तब, ठीक है, हम वही कंडीशन लगा रहे हैं। यदि बिंदु P द्विध्रुव से अत्यधिक दूरी पर स्थित हो तब, है ना। अब द्विध्रुव से जो अत्यधिक दूरी पर स्थित हो जाएगा तब देखना, जैसे मान लो अभी हमने चित्र में जो द्विध्रुव को बहुत बड़ा दिखाया है ना, जबकि हमने द्विध्रुव बहुत छोटा सा, है ना। आदर्श द्विध्रुव की बात करें तो आदर्श द्विध्रुव का आकार 0 होता है, तो द्विध्रुव वास्तव में एक छोटा सा छोटा निकाय होगा जो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम द्विध्रुव को छोटा मान रहे हैं ऐसा, है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बात करें जो, तो द्विध्रुव हमारा बहुत छोटा है, ये भी हमने बहुत बड़ा बना दिया। और बिंदु P अगर बहुत ज्यादा दूरी पर हो, ऐसे अनंत मान लो, तो फिर ये जो तीनों लाइनें मिल रही है जो लगभग, ये तीनों लाइन जो कैसी होगी, है ना। ये अगर हमने बिंदु P को अधिक से अधिक दूरी पर दर्शा दिया, ये तो हमने समझने के लिए भी पास में बनाया। अगर आप इसको मान लो बहुत ज्यादा दूरी पर हो, ठीक है, अनंत पर आकर मिल रहा हो, तो अनंत पर आकर मिल रहा हो तो ये रेखाएं परस्पर कैसी हो जाएगी, है ना, ये रेखाएं परस्पर समांतर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अनंत पर मिलने वाली रेखाएं हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है ना। फिर से ये नियम छोटे छोटे से हमें पता ही है कि अगर कोई दो रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती हो तो डेफिनेटली वो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। तो हमने यहाँ वही कहा कि बिंदु P अगर बहुत दूरी पर हो, अनंत पर हो, द्विध्रुव छोटा सा हो, तो ये जो तीनों रेखाएं हैं RA, R और RB, है ना, ये तीनों रेखाएं परस्पर कैसी होगी, समांतर होगी, है ना, ठीक है। मतलब चित्र में आपको समांतर ना दिख रही हो, लेकिन हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि द्विध्रुव छोटा सा है, बिंदु P अत्यधिक दूरी पर है, तो वो समांतर की तरह ही व्यवहार करेंगे ना, समांतर ही होगी तब, ठीक है। तीनों रेखाएं हम लिखते हैं यहाँ पर AP समांतर OP समांतर BP, ठीक है।
ये तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। अब ये रेखाएं समांतर है, जैसे ऐसे यहाँ अगर हमने इनको तीनों को समांतर बोल दिया, मैं उनका छोटा सा हिस्सा बना के दिखा रहा हूँ, है ना। तो अगर ये समांतर है ना, जैसे ये ओ से स्टार्ट होने वाली रेखा है, ये ए से और ये एस, तो ये समांतर है, तो ये जो कोण है ये परस्पर भी कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, मतलब ये तीनों रेखाएं जो अगर समांतर है ना, तो यहाँ पी ओ ऐसे बना, फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इनको आप समांतर मान के चलो, तो ये पी ओ ए, ये कौन कौन से कोण बराबर होंगे फिर, पी ओ बी, है ना, पी ओ बी और पी ए बी, ये दोनों कोण कैसे हो गए, हो जाएंगे, समान हो जाएंगे ना, क्योंकि ये रेखाएं परस्पर समांतर होगी ऐसा। ठीक है, तब क्या लिख देंगे हम, तब ठीक है, पी ओ बी, पी ओ बी को तो हमने थीटा माना है पहले से, ये वाले को पी ओ बी, ठीक है, ये हमको ज्ञात है, मतलब ये पता है हमको कि थीटा कोण पर है। और दूसरा पी ए बी, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, पी ए बी ये भी हो गया थीटा। ठीक है, अब यहाँ जो हमने क्या किया, एक छोटी सी संरचना हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम एक संरचना करते हैं, और संरचना करके हमने यहाँ पर जो, ठीक है, क्या है, रेखा पी बी ए पी है, ए पी, इस पर बिंदु पी से एक लंब डाला, है ना, ये हमने लंब डाला जिसका नाम हमने दे दिया बी एम। ठीक है, संरचना से, यहाँ पर संरचना भी हम कर रहे थे, संरचना से, ठीक है, किसको लंब डाला हमने, बी एम लंब है ए पी पर। ठीक है, संरचना से बी एम लंब है किस पर, ए पी पर। ठीक है, अब ये हमने लंब डाल दिया जो, तो अब देखना यहाँ, ठीक है, अब इसको देखो जो, अब हमको ये जो रेखा है आर ए आर बी, है ना, ये दोनों कैसी दिख रही है, ठीक है, इनमें कुछ अंतर हमको दिख रहा है। आर ए रेखा बड़ी दिख रही है, ठीक है, मतलब बिंदु ए से दूरी दूरी की, बिंदु पी की, ठीक है, माइनस की आवेश से बिंदु पी की दूरी अधिक दिख रही है, आर ए अधिक है, किससे बड़ी है, मतलब किससे बड़ी है, आर बी से, है ना, आर ए बड़ी है आर बी से, तो कितनी बड़ी है, तो देखो, तो यहाँ हमने लंब डाला है ना, मतलब यहाँ से एक लंब हमने खींच दिया इसमें, तो लंब खींच दिया तो ये दोनों बराबर भाग में बढ़ गई, तो यहाँ से देखो आर ए और आर बी में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, ए एम का, है ना, कितने का अंतर दिख रहा है हमको, ए एम का। ठीक है, मतलब क्या समझे हम, तब संरचना हमने कर दी, इधर देखते हैं, यहाँ चित्र में अलग बना दिया। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे, है ना, ये हमारा आर बी और ये आर ए। अब हमने कहा कि आर बी बराबर है, ठीक है, आर बी, और यहाँ से लंब डाला, तो हमको क्या समझ में आया ये, कि जो आर ए बड़ी है आर बी से, कितनी बड़ी है, तो हमने यहाँ पर एक लंब डाला, ये देखो ऐसे, तो फिर आर ए में से माइनस कर देंगे आर बी को, तो कितनी बड़ी होगी वो, किसके बराबर होगी, ए एम की, मतलब बिंदु पी से ए से जो दूरी है वो ज्यादा है, कितनी अधिक है, ए एम के बराबर, है ना। तब देखो यहाँ, तब ठीक है, आर ए माइनस आर बी, है ना, चित्र से समझ में ही आ रहा है कि आर ए बड़ा है आर बी से, तो कितना बड़ा है, तो हमने कहा दोनों का अंतर किसके बराबर है, ए एम के। ठीक है, दिख रहा है ना, तो यहाँ तक दोनों बराबर है, यहाँ तक दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ तक, और ये एम उनका अंतर है, आर ए और आर बी का अंतर किसके बराबर है, ए एम के, तो यहाँ हम आर ए माइनस आर बी को लिख दिया हमने ए एम के बराबर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसी का मान निकालना था, है ना, हमें किसका मान निकालना है, परिणामी विभव के लिए आर ए माइनस आर बी का मान ही निकालना है ना, तो आर ए माइनस आर बी हमने देखा किसके बराबर दिख रहा है हमको, चित्रानुसार ए एम के बराबर दिख रहा है। अब ए एम का मान कितना होगा, तो अब हम ए एम का मान निकालेंगे, समझ में आया, फिर से परिणामी के लिए हमको निकालना है आर ए माइनस आर बी, हमने एक संरचना की, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, तो इससे हमको समझ में आ गया कि आर ए और आर बी का जो अंतर है वो किसके बराबर है, ए एम के बराबर। अब ए एम का मान निकालना है हमें, तो जो हमारे पास चित्र बना है तो संरचना से, जैसे ही हमने संरचना की, है ना, तो ये कोण और ये कोण दोनों समान हो गए। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इधर देखो मेरे कौन से समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए एम बी की, ओके, ऐसा है, ठीक है, ये है ना, ये हमारा ए बी है ना, और ये
ऐसा चित्र में आप उसको इतने भाग को देखो, तो ये हमारा न्यून कोण यहाँ बना है ना, न्यून कोण ये बना है इस भुजा पे, तो ये भुजा होगी आधार। ओके, ये सबसे लंबी भुजा है तो ये कर्ण होगी, और ये तो हमने बोला ही है कि हमने लंब डाला है तो ये लंब हो गया। ओके, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, और ये आधार हो गई। मतलब किसको देखो, त्रिभुज ए एम बी को देखो, ए एम बी में ये वाली भुजा होगी कर्ण, ये तो लंब हमने डाला है, हमने बोला ही है कि ये लंब है, अभिलंब है दूसरा पे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आधार, है ना। तो हमको यहाँ आधार का मान निकालना है, समकोण त्रिभुज में आधार का मान निकालना है। तो हमारे पास कर्ण दिया है, कितना है 2a है पूरा, ठीक है, और आधार निकालना है, और थीटा का मान दिया है। क्या क्या दिया है हमारे पास, जो कर्ण दिया है ना 2a है, और कोण का मान दिया है थीटा है, और किसकी बात करनी है हमको, आधार निकालना है ना। तो इन तीनों में कौन संबंध बताता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाएंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे cos थीटा, है ना। तो cos थीटा से आधार का मान हमको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यथा समकोण त्रिभुज ए बी एम में, समकोण त्रिभुज ए बी एम में क्या लगा देना है, cos थीटा। ओके, cos थीटा होता है आधार बटे, है ना, लंब आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है यहाँ पर, ए एम, है ना, ए एम। कर्ण कौन है, जो सबसे बड़ी भुजा है ए बी, ये हमारा कर्ण है ए बी, ठीक है, ए बी, है ना। ये मान रख दिया हमने, और मतलब नाम लिख दिया, अभी तो मान रख देते हैं cos थीटा। ए एम ज्ञात करना है हमें, ए बी का मान कितना है, ए बी मतलब कर्ण है ना, ये वाला। ओके, तो 2a है इसका मान, ठीक। तो ए एम कितना निकल कर आ गया यहाँ, 2a cos थीटा, है ना। और यही ए एम किसके बराबर है, आर ए माइनस आर बी के, ठीक है। तब ठीक है ना, यहाँ से देखो ए एम किसके बराबर आ गया, तो 2a cos थीटा के, और आर ए माइनस आर बी किसके बराबर है, एम के, है ना। तब दोनों की तुलना करेंगे हम, तो यहाँ से आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी एम के बराबर है, और ए एम 2a cos थीटा के बराबर। तो आर ए माइनस आर बी कितना आ गया, 2a cos थीटा, आर ए माइनस आर बी कितना आ गया, 2a cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो किसका मान ज्ञात करना है हमें अब आर डॉट आर बी का मान निकालना है, आर डॉट आर बी का। अब हमने दूसरी कंडीशन मानी है, यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, है ना, द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, सूक्ष्म हो। ओके, तो आप सोचिए बेटो कि अगर द्विध्रुव बहुत छोटा हुआ, जैसे अभी देखो हमने द्विध्रुव को बड़ा दिखाया है ना, ऐसा, तो ये हमको तीनों रेखाएं अलग अलग लंबाई की दिख रही है, आर ए आर बी, है ना, बड़े अलग अलग लंबाई की दिख रही है, ठीक है। अब अगर हम यदि यहाँ पर द्विध्रुव को बहुत छोटा मान ले, छोटा सा हो, ठीक है, छोटा सा द्विध्रुव, वास्तव में द्विध्रुव छोटा ही रहेगा, ये सारे डेरिवेशन हम द्विध्रुव को छोटे आकार का मानकर निकाल रहे हैं, है ना। तो द्विध्रुव छोटा है, तो अब तीनों में क्या हम अंतर कर पाएंगे, ऐसे क्या तीनों रेखाएं हमको समान नहीं दिखेगी, है ना। अगर हमने ये जो चित्र में द्विध्रुव को बड़ा दिखाया है, तो बड़ा दिखाया है तो हमको आर ए बड़ी दिख रही है आर बी से, और आर ए अलग अलग लंबाई वाली दिख रही है। लेकिन अगर द्विध्रुव वो छोटा रहेगा, है ना, द्विध्रुव बहुत छोटा रहेगा, तो इस स्थिति में आर ए आर बी और आर तीनों समान लंबाई के हमको दिखेंगे, है ना। तो हम वही कंडीशन लगाएंगे, यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो तब, ठीक है, तीनों लगभग बराबर आकर लंबाई के होंगे, आर ए बराबर होगा आर बी के, और ये बराबर होगा आर के, तीनों परस्पर बराबर होंगे। और अगर ये बराबर हैं तो फिर इनका गुणनफल आर ए डॉट आर बी, है ना, मतलब आर ए बी किसके बराबर, आर के, आर बी भी किसके बराबर, आर के, तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर। ओके ना, तो ये आ गया आर ए डॉट आर बी का मान, है ना। तो हमारे पास आर ए माइनस आर बी भी आ गया, आर ए डॉट आर बी भी आ गया। तो अब ये दोनों मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 से, है ना, यहाँ लिखेंगे तो समीकरण 3 में, ठीक है, आर ए डॉट आर बी व आर ए माइनस आर बी का मान रखने पर, है ना, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो समीकरण 3 से, ठीक है। चलिए, तो हम इनके मान रख रहे हैं यहाँ पर, है ना। समीकरण 3 लिख रहे हैं पहले, तो समीकरण 3 क्या है, एज इट इज लिख रहे हैं। तो समीकरण 3 v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, समीकरण 3 एज इट इज लिख रहा हूँ।
आर ए माइनस आर बी बटे में आर ए डॉट आर बी। ठीक है, ये अब देखो यहाँ से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। आर ए माइनस आर बी कितना होगा यहाँ से 2a cos थीटा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे q है ना, ये q है, ये होगा, ठीक है ना। अब आर ए माइनस आर बी कितना है 2a cos थीटा और आर ए डॉट बी आर इसके, ठीक है, ये मान लीजिए। अब यहाँ से देख लो जहाँ q इंटू 2a p बराबर किसके है q इंटू 2a के, ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो v का मान आ गया हमारे पास q इंटू 2a के स्थान पर हम p लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये रहेगा विद्युत विभव का व्यंजक है ना। कौन सी स्थिति में, सामान्य स्थिति में, ठीक है। और इसको वायु या निर्वात में अगर हम लिख दे तो, ठीक है, जैसे हमने द्विध्रुव को, ठीक है, वायु या निर्वात में रखा हुआ माना है, तो k का मान 1 आ जाएगा, v आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है ना। और मात्रक लिखना लेना है तो मात्रक लिख दीजिए वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा विद्युत विभव सामान्य स्थिति में, मतलब ये वाला जो सूत्र है तो हर कंडीशन में लग जाता है, ठीक है ना। और इसको हम समझते भी है कि इसी से हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाले सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम इसकी कोई विशेष स्थितियां भी देखते हैं। ओके, चलिए ना, यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी है उसको हटा देते हैं। ओके, चलिए ना, अब हम इसकी विशेष स्थितियां देखते हैं, है ना। विशेष स्थितियां मतलब वैसे ही हम इसको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्थिति में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो जैसे है ना द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में अगर बिंदु P हो, ठीक है, यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो तो जो थीटा का मान है, तो देखो यहाँ पर ऐसे बिंदु P यहाँ पर मान लो आप, तो जो अक्षीय स्थिति है, देखो अभी हमने बिंदु P को यहाँ रखा हुआ माना है, तो थीटा कोण पर है। अब अगर ये अक्षीय स्थिति में आ जाए, ऐसा है ना, इधर से ऐसा समझे, ये बिंदु P, बिंदु O से बिंदु P थीटा कोण पर है ना। अब अगर हमने कहा कि द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, तो फिर ये हमारी रेखा इस तरह से झुक जाएगी नीचे। अगर बिंदु P यहाँ आ गया तो ये रेखा ऐसी हो जाएगी, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, थीटा का मान है ना 0 हो जाएगा, तब थीटा बराबर 0 होगा, ठीक है ना, थीटा 0 होगा। और विभव, ठीक है, तब विभव का मान कितना होगा, ये वाले सूत्र से v/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, नीचे वाला सूत्र ले तो p cos थीटा, ठीक है, r स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि v थीटा का मान रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 अपॉन r स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो विभव हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर, ठीक है, वोल्ट लिख दिया मात्रा उसका, है ना। तो हमारे पास ये आ गया, मतलब अक्षीय स्थिति वाला सूत्र भी हमने इससे अलग निकाला था, तो है ना, एक अलग डेरिवेशन से निकाला था, तो सूत्र यही आया था हमारे पास, है ना। और इस सूत्र से भी यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मतलब इस सूत्र को हम अक्षीय स्थिति में भी लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो यदि है ना ये द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, मतलब बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो तब, बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो तब, है ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। अब बिंदु P को जब आप निरक्षीय स्थिति में मानो ऐसे, जैसे यहाँ पर, ठीक है, अभी हमारा जो बिंदु P है वो यहाँ पर है ना, थीटा कोण पर। अब निरक्षीय में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये यहाँ आ गया निरक्षीय ऐसे, तो निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा बिंदु P, तो जो थीटा है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तब थीटा बराबर 90 है ना, तो विभव कितना होगा, तब विभव बराबर v/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, सूत्र लिख रहा हूँ r स्क्वायर, ठीक है, v बराबर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 है ना, और अपॉन में r स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos 90 बराबर 0, तब
v कितना हो जाएगा 1/4π∈0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा p r² इंटू में 0, तो v बराबर हो जाएगा तो 0, ठीक है। मतलब यही हमारा सूत्र था। हमने निरक्षीय स्थिति में अलग से निकाला था, और निरक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि विभव का मान कितना ही आता है, 0 आता है। तो वही मान हमारे पास इस सूत्र से भी ज्ञात हो गया। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामान्य स्थिति वाला सूत्र है, सामान्य सूत्र जो विभव का सामान्य सूत्र, उसका जनरल फॉर्म ये है ना, ये विभव का जनरल फॉर्म है सूत्र का, ये हर केस में लग जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों स्थितियां जो हमने इससे वेरीफाई कर दी है ना। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए। जो कहाँ से नोट करोगे, जो हमारा डेरिवेशन खत्म हुआ है उसके आगे विशेष स्थितियों से। चलिए।